Hi everyone, I hope you all are doing well. So in this video, we will learn how to study the topic. You have collected the content, your study material, your notes, your previous year's question paper, your syllabus, and now this is a time to study. कि पढ़ना क्या है और पढ़ना कैसे है और किन किन चीज़ों पे, किन किन डिटेल्स पे हमें फोकस करना है while we are reading the theory और our novel. ठीक है, हमारा पोइट्री, ड्रामा, प्रोज, हर एक यूनिट से, हर एक जॉनर से आपसे अलग तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है. So how to study them, how to cover them, किन किन चीजों पे हमें फोकस करना चाहिए in all of these topics which I have mentioned here. Either it's theory, or criticism, or terms, or EI, English in India. अगर इंग्लिश इन इंडिया में हम सभी करेंगे, इसका एग्जांपल आपको दे देता हूँ. इंग्लिश इन इंडिया में हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि एवोल्यूशन जो हुआ इंग्लिश एजुकेशन का इन इंडिया, ठीक है, उसमें मेन प्रोमिनेंट फिगर्स जो आपके लीडिंग फिगर्स थे, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, यो मकौले, फिर आपके जो कमीशन हुए, कमिटीज हुई, एक्ट्स लाए गए टू डेवलप दिस होल एजुकेशन सिस्टम टू रीच एवरी सिंगल इंडियन. ठीक है, maybe their intention were different. They were trying to manipulate us, and they were trying to teach us the things which can make them stay for a longer period of time here. ठीक है, उन्होंने अपनी एक ऐसी इमेज क्रिएट कर दी कि इंडियंस को लगे कि विदाउट देम वी आर नथिंग. ठीक है, पर ये सब्जेक्टिव चीजें हैं, पर आपसे जो चीजें पूछी जाती हैं वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव मैनर की है यहाँ पे. ठीक है, तो इस तरह से ही हम हर एक चीज के बारे में जानेंगे किस तरह से आपसे कहाँ से चीजें पूछी जाती हैं. व्हाट आर द टॉपिक्स यू शुड बी फोकसिंग एट, व्हाट आर द डिटेल्स यू शुड बी फोकसिंग एट व्हाइल कवरिंग दीज यूनिट्स एंड टॉपिक्स. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द नॉवेल. ओके. And very important one more thing, if someone is watching me for the very first time, I provide you exam oriented study material, complete preparation roadmap under my mentorship program, and the live classes will also be started from the 1st of January. So new year से हम एक न्यू शुरुआत जो है करने जा रहे हैं. ठीक है, if you want to enroll, you want to buy the study material, if you don't want to waste your time on surfing on internet, collecting data, if you just want simply to study with devotion, discipline and consistency, I'll provide you everything. You will have the content, you have my mentorship, and you study just. That is going to be only task. आपको बस पढ़ना है, अपना टाइम मैनेजमेंट आप अच्छे से करो, आप रोज किताब लेके पढ़ो. दिस इज द ओनली टास्क गोइंग टू बी. अदरवाइज यू विल बी जस्ट रनिंग हियर एंड रनिंग देयर कि मुझे कैसे करना है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, क्या पढ़ना नहीं है, क्या नहीं पढ़ना. बस आप पढ़ो. Beside this every single thing I'll provide you. To get access, you simply contact me on this given number 9625101499. You can WhatsApp me and call me on this number, right? And I'll let you have access to all of these things there. अगर लाइव क्लासेस लेनी है, अगर आप लाइव क्लास में अपना पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हो तो मैंने ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है. आप अभी एनरोल कर लो. आपका 1000 ऑफ है टिल योर 31st. ठीक है, क्योंकि फर्स्ट से फिर हमारी क्लासेस शुरू होने वाली हैं. तो चलो जी, ये भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी. अब देखते हैं कि आपका नॉवल में क्या क्या चीजें कवर की जाती हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज हर नॉवल में आपका है बैकग्राउंड में आपने फैक्ट तो ले लिए. सबसे पहला तो आपका फैक्ट है, ठीक है, जो ऑब्वियसली हम अपना पब्लिकेशन डेट भी लेते हैं. ठीक है, राइटर का क्या नाम है, टाइटल क्या है. ठीक है, बट यहाँ बैकग्राउंड में आता है कि फ्रॉम वेयर द टाइटल इज ड्रिवन. ठीक है, आपका टाइटल का हिस्ट्री क्या है, ये टाइटल क्यों दिया गया. ठीक है, इन्फ्लुएंस की बात आती है यहाँ पे, दैट व्हाट हैज इन्फ्लुएंस्ड द राइटर टू राइट दिस बुक. इस तरह के थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि एक जो आपका पब्लिकेशन डेट है दैट इज देयर ऑलरेडी. ठीक है, जो राइटर है दैट इज देयर ऑलरेडी, जो टाइटल है. ये 3 तरह के आपके मोस्ट फेमस क्वेश्चन है. ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं. वैसे आपको क्रोनोलॉजिकल मैनर में ऐड करना है, किस राइटर ने कौन सी बुक लिखी है. ठीक है, आपके 8-10 जो मेन क्वेश्चंस हैं जो वर्क से हैं वो इसी पे बेस्ड होते हैं. आपका राइटर, आपका टेक्स्ट एंड योर जो पब्लिकेशन डेट है वो चीजें. तो ये 3 चीजें आपकी फेमस है. इसके अलावा आपका टाइटल, इन्फ्लुएंस, ये भी आपका बैकग्राउंड में ऐड होता है. फिर जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं प्लॉट से. प्लॉट में आपका आता है स्टोरी. ठीक है, प्लॉट में आपका आता है कैरेक्टर्स. ठीक है,
इसमें आपका आता है इवेंट, ठीक है। इवेंट जो हमारा स्टोरी है वो किन चीजों से बनता है। हमारी लाइफ भी एक स्टोरी है ना, तो ये कैसे बन रही है, इसमें कुछ इवेंट्स हो रहे हैं हमारी लाइफ में, कुछ चीजें हैपन हो रही हैं और कुछ कैरेक्टर्स हैं जो आके कई बार वैल्यू ऐड कर रहे हैं और जिनकी वजह से हमारी स्टोरी में कुछ चेंजेस आते हैं। So they are the very important components in story that adds the twist and spice to it, ठीक है। तो वैसे ही हमारी वो स्टोरी भी है जो लिखी जाती है, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, इसीलिए आपके कैरेक्टर्स के नाम पूछे जाते हैं, आपसे क्वेश्चंस पे आपके जो इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में आपसे पूछा जाता है। जैसे कि आपका एक प्रोविजो सीन था, ठीक है, द वे ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, विलियम कॉन्ग्रीव का, देयर इज अ प्रोविजो सीन इन दैट, ठीक है। तो वो आपके इवेंट्स हैं कुछ, उसमें वहां पे कुछ इवेंट हुआ है, उसकी वजह से उस सीन को उस तरह का नाम दिया गया है, राइट। तो ये सब चीजें हैं जो आप फोकस करते हो व्हाइल रीडिंग अ नॉवल और ड्रामा। इसके अलावा मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज देता हूँ, इसके अलावा जो आपको फोकस करना है, ठीक है, वो क्या इम्पोर्टेंट चीज है, वो है आपका क्रिटिकल इवैल्यूएशन। किसी भी वर्क का इवैल्यूएशन होता है ना, क्रिटिकल इवैल्यूएशन किया जाता है। जैसे कि आपका सैमुअल जॉनसन ने इवैल्यूएट किया द वर्क्स ऑफ द विलियम शेक्सपियर in his work The Preface of Shakespeare, ठीक है। he wrote there that how Cordelia suffered being a virtuous person, ठीक है, जो एक virtuous person होता है जिसमें virtues है, goodness है, inherent goodness है, never tells a lie, a very truthful person, how can they suffer? She suffered in that, she died eventually, she was very truthful to her father, right? So it says that do you have to be clever? It says that ये रियल वर्ल्ड है, ये कोई थियोरेटिकल वर्ल्ड नहीं है, ये कोई थ्योरी ऑफ फॉर्म्स नहीं है कि जहाँ पे आप आइडियल वर्ल्ड में रह रहे हो। ये रियलिटी है, यहाँ पे अच्छे के साथ अच्छा ही नहीं होता है हर बार, दैट यू हैव टू बिलीव, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ शेक्सपियर एंड दिस इज व्हाई वी लाइक हिम, ठीक है, दिस इज द रीजन दैट ही इज माय फेवरेट, है ना। दैट इज द रीजन दैट द फ्रॉइड टुक अप हिज वर्क, द शेक्सपियर्स वर्क फॉर द साइकोलॉजिकल एनालिसिस के लिए उनके वर्क्स को लिया। उसमें रियलिटी है, रियलिटी की बात करते हैं, टू बी और नॉट टू बी, हैमलेट कैन बी एनीवन, मुझे करना है क्या नहीं करना है। हम दोनों इन दो कॉन्ट्रेरी सिचुएशन के बीच एज अ पेंडुलम जो है हम ऑसिलेट करते रहते हैं, इधर उधर झूले रहते हैं, होता है ना ऐसा। तो रियलिटी की बात है। क्रिटिकल इवैल्यूएशन ये होता है इन फॉर्म ऑफ कमेंट, ये होता है इन फॉर्म ऑफ कमेंट्स, ठीक है। कोई राइटर ने कोई चीज पढ़ी है, किसी क्रिटिक्स ने कुछ पढ़ा, उस पे फिर कमेंट पास कर दिया, वो एक आपका क्रिटिकल इवैल्यूएशन होता है। उस फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये डेटा आपको सारा मेरे स्टडी मटेरियल में प्रोवाइडेड है, आपको बस पढ़ने वाला बनना है। सिंपली स्टडी, बिसाइड दिस एवरी सिंगल थिंग आई विल प्रोवाइड यू, ठीक है। ओके जी, जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता है, देयर इज इंटरनेट, ठीक है, आप जाओ सर्च करो, आपको बता दिया कि कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है जी। वो भी एक स्किल है, सर्च करना भी एक स्किल है, वो भी अच्छी बात है। फिर आपकी पोइट्री आती है। अब जो हमारा पोइट्री है, यहाँ पे जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं हमसे पैरा ग्राफ फॉर्म में। आपको पैराग्राफ आता है of 10 marks, there you have the 5 question, you read the paragraph and on the basis of that you solve those question और आप उसका आंसर वहां पे ये टिक करते हो। फिर ये कैसे करते हैं? अपना पोइट्री पढ़ो। आपके एमए में द पोइट्री विच इज गिवन, द मेंशन, द टेक्स्ट, द पोएट्स इन योर एमए सिलेबस, रीड दोस पोइट्री, दैट विल हेल्प यू। रीडिंग विल हेल्प यू इन दीस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। इस सेक्शन में आपको रीडिंग हेल्प करेगा। फिर दूसरा आता है हमारा ड्रामा। उसके अलावा जो आपकी मेन जो ऑब्जेक्टिव टाइप डिटेल्स हैं कि किसने लिखा है, विच राइटर, व्हेन, वो तो इम्पोर्टेंट हर एक टॉपिक में है। व्हेन वो जो एक इंटेरोगेटिव अप्रोच है, ठीक है, हु, व्हाट, व्हाई, व्हेन, ये तो आपको हर एक टॉपिक में देखना है, ठीक है जी। इसके अलावा है हमारा ड्रामा में बिसाइड्स द मेंशन थिंग, एडिशनली जो आपको करना है वो है कौन सा एक्ट, सीन, ठीक है। इसके अलावा आपका डायलॉग, that is important, ठीक है। these three things beside what we have already mentioned, ये आपका important है उसमें, ठीक है। फिर आती है हमारी प्रोज की बात। प्रोज में आपका सेम चीज है,
आपको सेम फैक्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, इसका पब्लिकेशन डेट यू शुड नो, द राइटर यू शुड नो, द मेन इंपॉर्टेंट लाइन समटाइम्स आर बीइंग आस्क्ड, ओके, mainly from the text The Lives of Poets that the Samuel Johnson has written. Sometimes there are few paragraphs which are asked. वो बहुत ही subjective होते हैं. You do not read the exact idea about every single essay that he has written. अगर आपकी reading ability है, आप खाली merely on the basis of your reading ability you can solve all those questions. ठीक है, तो reading ability आपको comprehension में paragraph में primarily help करता है. ये होगी हमारी इस पे बातें. अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, which is a theory and the criticism terms and the EI is your English in India. आपका theory में हमारी जो एक नॉलेज है थ्योरी के बारे में, how much we know, उसे assess किया जाता है through assertion and reasoning टाइप ऑफ क्वेश्चन. असर्शन और रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन के थ्रू इस चीज को असेस किया जाता है एग्जाम में. तो उसके लिए हम कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं? एक तो कॉन्सेप्ट, सेंट्रल आइडिया हमारा हमें क्लियर होना चाहिए कि सेंट्रल आइडिया क्या है. ठीक है, आपका डिकंस्ट्रक्शन है. डिकंस्ट्रक्शन का सेंट्रल आइडिया क्या है? इट ब्रेक्स डाउन द टेक्स्ट टू नो दैट हाउ द टेक्स्ट वाज बिल्ट, हाउ द टेक्स्ट वाज फॉर्म. अब टेक्स्ट का रेफरेंस क्या है, मतलब टेक्स्ट इन विच वे. मेरा यहाँ पे टेक्स्ट बोलने से क्या मतलब है? टेक्स्ट से मतलब है मीनिंग. जो आप टेक्स्ट है उसका एक सेंट्रल आइडिया दिया जाता है कि ये टेक्स्ट को इसीलिए लिखा गया है कि इसमें एक मैसेज है. पर डिकंस्ट्रक्शन क्या बोलता है? कोई एक मैसेज नहीं होता, कोई एक मीनिंग नहीं होता. देयर आर द मल्टीपल मीनिंग्स. डिकंस्ट्रक्शन यही कहना चाहता है वो. इट इज अगेंस्ट द एब्सोल्यूटिज्म. अब क्यों है ऐसा? बिकॉज द डिकंस्ट्रक्शन is the major part of the post-structuralism which denies the absolutism. बोलता है कि there is no absolute truth. आपने कहा कि आपने कोई चीज देखी और आपने अपना एक पर्सपेक्टिव दिया. हम उस चीज को, हम उस पर्सपेक्टिव को डोमिनेटिंग नहीं बनाते कि हाँ ये जो कह दिया यही सच है. नहीं, हम और 1000 ओपिनियन लेते हैं. हर आदमी की ओपिनियन लेते हैं और हर एक ओपिनियन को उतनी ही इंपॉर्टेंस देते हैं जैसे कि आपकी एक और ओपिनियन को दी गई है, जैसे कि दूसरी ओपिनियन को दी गई है. सभी ओपिनियन को एक सा माना जाता है. किसी एक ओपिनियन को ऊपर या नीचे नहीं रखा जाता. कोई हायरार्की फॉलो नहीं होती, कोई हायरार्की यहाँ पे पैटर्न फॉलो नहीं होता. इसीलिए डिकंस्ट्रक्शन को लिया गया. अब ये जब हायरार्की वाला कॉन्सेप्ट आया, ये आपका लैंग्वेज में भी उतरा, ये आपका जेंडर्स में भी आया कि आप मेन को ज्यादा प्रायोरिटी देते हो, वुमेन को यू कंसिडर ऑफ अ लोअर लेवल. ठीक है, तो उस पे भी डिकंस्ट्रक्शन की. इसीलिए सभी ने थ्योरी को, इस अप्रोच को इतना सराहा. इट वाज रिस्पेक्टेड, इट वाज प्रेज्ड बिकॉज ऑफ इट्स अनपार्शियलिटी, अनबायस्डनेस. इसीलिए दरीदा ने ये भी कहा कि आप इस जो डिकंस्ट्रक्शन मेरी थ्योरी है, डू नॉट पुट इट अंडर एनी मूवमेंट. And he was against that. Why that someone is adding it under the post-structuralism? वो इसके against भी थे. He doesn't want his theory to be added under this movement of post-structuralism. Because वो कह रहे हैं कि जो आपकी कोई भी चीज है उसका कोई भी मीनिंग नहीं होता, एक सेंट्रल मीनिंग नहीं होता. पर आप इससे इस मूवमेंट को, इस थ्योरी को एक पर्टिकुलर मूवमेंट के अंडर ऐड करके आप क्या बता रहे हो कि इसका एक सर्टेन मीनिंग है, ये इस तरह से काम करती है. ठीक है, वो इसे इंडिपेंडेंट रखना चाहते थे. ठीक है, तो इसका जो अब सेंट्रल आइडिया है ना, वो आप किसी एक चीज फोकस करके नहीं कर सकते. हाँ, एक तो आपको पता चलेगा ये कि ये एक सेंट्रल मीनिंग पे फोकस नहीं है, ये एक सेंट्रल आइडिया है. पर इसके बाकी ये भी ले रहे हैं कि ये हायरार्की में बिलीव नहीं करता. ठीक है, उस तरह से असर्शन एंड रीजनिंग हमें सेंट्रल आइडिया पता होना चाहिए. ठीक है, और फॉर दैट वी हैव टू बी अ स्टूडेंट. कई बार ऐसा जाता है कि अगर मैं यहाँ पे बैठ गया, मैं यहाँ से चीजें बोलने लग गया, तो मैं ये समझूंगा कि मुझे आ गया. नहीं, हमें वो चीज आती है जो हमने पढ़ी है किताबों में. जिसने किताबें लिखी हैं वो महान है, या एक किताबें पढ़ने वाला महान है? ऑब्वियसली द पर्सन हु हैज क्रिएटेड द नॉलेज. ठीक है. अब बात आती है क्रिटिसिज्म पे. क्रिटिसिज्म में भी यही चीजें होती हैं. असर्शन, रीजनिंग एक डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो हमें फेस करना पड़ता है. बिसाइड दिस, इंपॉर्टेंट थिंग इन क्रिटिसिज्म इज क्या है, या और आपकी थ्योरी में भी टेक्स्ट तो है ही है. ठीक है, आपका थ्योरिस्ट भी है ही है. नेम दैट which theorist is associated with the which theory and with which theory which text is associated. ठीक है, आपके जैसे गाइनो क्रिटिसिज्म का टर्म है,
ठीक है, एलन शोवाल्टर ने दिया है, राइट, सेकंड वेव फेमिनिज्म से शी इज एसोसिएटेड, ओके, तो उस तरीके से टेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है, थ्योरीज भी इंपॉर्टेंट है, और ये सारी चीजें आपको लिटरेरी थ्योरी के टेक्स्ट में, जो मेरा बुकलेट है, हर एक चीज मेंशन है, बस आपने पढ़ने वाला बनना है, डिसिप्लिन के साथ रहना है, वही सक्सेस का मंत्र है, बाकी ये नहीं सक्सेस का मंत्र कि ये पढ़ना ये नहीं पढ़ना, आपको सही चीज तो दे रहा हूँ, बस आपने डिसिप्लिन होके कंसिस्टेंसी से स्टडी करनी है, ठीक है जी। अब बात की टर्म की बात, अगर टर्म को समझना है तो आपने खाली जैसे आपने एलर्जी पढ़ लिया, कहाँ से पढ़ा आपने एलर्जी, आपने पढ़ा M.H. इब्राहिम से, वो एक ऐसी बुक है जो मैं हर एक बच्चे को रेकमेंड करता हूँ, आपके पास स्टडी मटेरियल है, आपके पास नहीं है, यू हैव टू बाय दिस बुक, एक ये बुक और दूसरी राउटलेज, दिस इज द अनदर बुक दैट यू मस्ट हैव, भाई ये दो किताबें तो आपके पास होनी चाहिए एट एनी कॉस्ट, ठीक है, ये आपकी मस्ट रीड बुक्स हैं, हुआ आपका ये हो गया। अब इस चीज को समझना कैसे है ना, हाउ टू अंडरस्टैंड द लिटरेरी टर्म्स, टू अंडरस्टैंड द लिटरेरी टर्म्स आपको इसके एप्लीकेशन को समझना पड़ेगा, मतलब तभी आपको वो अच्छे से चीजें क्लियर होगी। एप्लीकेशन क्या है लिटरेरी टर्म्स में, क्या है लिटरेरी टर्म्स में, ये चीजें हैं कि आपकी जो पोम है, व्हाट इज अ टाइप ऑफ दैट, व्हाट इज अ फॉर्म ऑफ दैट पोइट्री, इसमें फॉर्म ऑफ लिटरेचर के बारे में डिस्कस किया जाता है कि आपकी एक पोइट्री जो है एलेजी है, अब एलेजी में क्या होता है, ठीक है, वहां पे आपका एक सोरोफुल जो टोन होता है, ठीक है, दे यू लेमेंट फॉर द पर्सन who has been dead, right, a mortal, जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं which passes away, आप उन पे अपना जो है you express your sorrowful feelings regarding that, ओके, टर्म्स में आपका ये सब चीजें आपको एक इसका सेंट्रल आइडिया पता चल गया, ठीक है, पर अब एलर्जी लिखी कैसे जाती है, आपका उसका एक सेट एक मीटर होता है जिस तरीके से उस एलर्जी को गाया जाता है या उसे पढ़ा जाता है, ठीक है, बिकॉज आपको वो सॉरोफुलनेस एक्सप्रेस करनी है, तो इसीलिए आपकी राइमिंग स्कीम उसकी अलग होती है, राइमिंग स्ट्रक्चर अलग होता है, आप एक्साइटेड होके नहीं उसे पढ़ सकते, ठीक है, सो यू हैव टू शो दैट सेंस ऑफ सॉरोनेस और सैडनेस इन दैट, तो ये एप्लीकेशन रिलेटेड चीजें हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए। फिर आती है हमारी इंग्लिश इन इंडिया की बात, जो कि हमारा ये है। अब इंग्लिश इन इंडिया को किस तरह से हमने स्टडी करना है, ठीक है, मैंने आपको बताया था एट द वेरी बिगिनिंग कि हमारे कमीशंस हैं, चीजें वही हैं, कमीशंस हैं, कमिटीज हैं, ठीक है, और दूसरा जो हमारा इनिशियल जो फेज है, जो हमारा इनिशियल फेज है इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज भी और लिटरेचर भी, कि सबसे पहला आपका लिटरेचर कौन सा था, ठीक है, द वाइफ ऑफ राम मोहन's वाइफ, ठीक है, तो वो जो आपकी सबसे पहले जो आपकी नॉवेल्स थी, ठीक है, वो नॉवेल्स, ठीक है, लैंग्वेज में आपका कैसे ये शुरू हुआ, मैकॉले इज द फर्स्ट पर्सन हु सेड दैट आई वांट अ रेस ऑफ इंडियन व्हिच इज इंडियन इन ब्लड बट इंग्लिश इन टेस्ट, ठीक है, तो वो जो आपके मेन डायलॉग्स हैं, वो चीजें, आपका इवोल्यूशन, आपका एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज है, आपका एवोल्यूशन ऑफ लिटरेचर है, जहां से आपका इंग्लिश लिटरेचर शुरू हुआ, वो चीजें, आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशन जो हैं, ठीक है, वो आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उस पे आपने फोकस करना है, जो यूनिवर्सिटीज खोली गई इंग्लिश ने, द इंग्लिश पीपल और द मेन फिगर, द लीडिंग फिगर जो हैं, उन लोगों के नाम आर इंपॉर्टेंट। कमीशंस एंड कमिटीज में जो आपके चेयरपर्सन्स हैं, उनके नाम, चेयरपर्सन्स हैं उनके नाम, ठीक है, उनके नाम आपके इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, तो ये आपकी चीजें हैं जो आपको फोकस करना है, जो आपको स्टडी करना है, और किन किन चीजों पे फोकस करना है, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया। सो आई होप इट वाज हेल्पफुल। इन अपकमिंग वीडियो आई विल आल्सो गिव यू द बेसिक फंडास ऑफ इंग्लिश लिटरेचर दैट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल यू प्रिपेयर। आई होप इट वाज हेल्पफुल। कितना हेल्पफुल था, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे होंगे और कुछ चीजें आप मुझे बताना चाहते हो, so please mention in the comment section below. I would love to hear them, your opinion, और उस पे मैं I would love to reflect on them, और I will respond you there in the comment section. So thanks for watching. Soon we'll be back with another video. Till then time, this is Upesh Sharma signing off.